देखिए बच्चों, कल अपन लोगों ने ये पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि आपके फर्स्ट ग्रुप में एक सब्जेक्ट आता है, इसका नाम क्या है? डायरेक्ट टैक्स। और उसके दो पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो कल की क्लास में मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बताया था कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। फिर डिफरेंस बताने के बाद बच्चों, मैंने आपको आपको बताया था व्हाट इज योर कोर्स। तो मैंने बताया था गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, उस एक्ट का नाम क्या है? इनकम क्या? इनकम टैक्स एक्ट। तो एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, 1961 ये एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने। बच्चों, गवर्नमेंट जो प्रोविजन एक्ट में देती है उसको एक नंबर देती है, और नंबर को क्या बोलते हैं? सेक्शंस। तो मैंने कल बताया था कि इनकम टैक्स में टोटल 298 सेक्शंस है। आपको सेक्शन जो 90 है वो तो लगातार तक पढ़ना है। उसके बाद सेक्शन जो 91 होता है, और उसमें सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, लिमिटेड सेक्शन, लिमिटेड। तो कुल मिला के इंटर में आपको 120 सेक्शंस पढ़ने होते हैं। तो आइए बच्चों, आज से अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखिए सबसे पहले सेक्शन 1, लाइन खींच के लिखो सेक्शन 1। सेक्शन 1, बच्चों कोई सा भी एक्ट हो, चाहे इनकम टैक्स हो, कस्टम हो, जीएसटी हो, हर एक्ट का जो फर्स्ट सेक्शन होता है ना, वो होता है एप्लीकेबल। एप्लीकेबल सेक्शन 1 है बच्चों क्या? एप्लीकेबल। और ये बोलता है इस एक्ट का नाम क्या है और ये किस तारीख से इफेक्टिव है। तो हर एक्ट, जैसे कस्टम पढ़ोगे तो कस्टम 1 का सेक्शन 1 भी यही बोलेगा। जीएसटी पढ़ोगे तो जीएसटी में सेक्शन क्या बोलता है? जीएसटी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2017 से। तो हर एक्ट का क्या सेक्शन 1 क्या होता है? एप्लीकेबल। मतलब ये एक्ट किस तारीख से फोर्स में है, तो लिखो एप्लीकेबल। तो लिखो इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई। इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई ऑन होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया with effect from 1 अप्रैल 1962। तो ये कानून पूरे इंडिया में अप्लाई है कब से बच्चों? 1 अप्रैल 1962 से। तो चलो 90 सेक्शन में से एक सेक्शन तो कंप्लीट, इतना सही है। ठीक है, अब आता है हर एक्ट का सेक्शन 2। कोई सा भी एक्ट पढ़ लो, सेक्शन 2 एक्ट का डेफिनेशन चैप्टर होता है, डेफिनेशन सेक्शंस होता है। इनकम टैक्स में जितनी भी टर्मोलॉजी आपको मिलेगी, जितना भी मीनिंग होगा, वो सारी डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी? सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 क्या है बच्चों? डेफिनेशन सेक्शन, ऑल डेफिनेशन। तो क्या है? ऑल डेफिनेशन, सेक्शन 2। अच्छा, तो चाहे आप कस्टम पढ़ोगे तो कस्टम का भी सेक्शन 2 डेफिनेशन है। जीएसटी पढ़ोगे तो जीएसटी भी सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशन। तो जितनी भी डेफिनेशन होगी वो आपको क्या मिलेगी? सेक्शन 2 में। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो, बताओ, हम मेरे नोट, बच्चे कहते थे आप हमको नोट्स देंगे क्या, बुक्स देंगे क्या? हम नोट्स कहाँ से बनाते हैं? बुक्स कहाँ से बनाते हैं? मॉड्यूल कहाँ से बनता है? देखो बच्चों, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है? एक एक्ट बनाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया, और अपना जो उनका पोर्टल होता है, ऑफिशियल गजट जो उनकी वेबसाइट होती है, वहां पे उसको डाल देती है। उस एक्ट में कोई भी चीजें जो होती है ना, वो कैसे बनी होती है, कैसे फ्रेमिंग होती है? एक तो एक्ट में चैप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? चैप्टर्स। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और हर चैप्टर में सेक्शंस होते हैं। चैप्टर 1 में 4 सेक्शन, चैप्टर 2 में 5 सेक्शन, चैप्टर 3 में 6 सेक्शन। तो पूरा हर एक्ट, मैं केवल इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, सारे एक्ट की बात कर रहा हूँ। सारे एक्ट, जितने भी एक्ट है, इनकी फ्रेमिंग कैसे होती है? चैप्टर, और चैप्टर में क्या? सेक्शन। अब मान लो, जैसे सेक्शन, मान लो सपोज करो 13 एक सेक्शन है, सपोज करो। तो सेक्शन में सेक्शन होते हैं, तो उसको बोलते हैं सब सेक्शन।
कई बार सेक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉज। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लॉज। और वो स्मॉल में आता है। और कई बार सेक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं सब क्लॉज। क्या बोलते हैं बच्चों? सब क्लॉज। बताइए, सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1। क्लॉज हमेशा किस में आते हैं? स्मॉल लेटर्स में। और ये किस में आते हैं? रोमन नंबर्स में। ये किस में आते हैं बच्चों? रोमन। तो किसी भी एक्ट की जो फ्रेमिंग होती है ना, वो इस तरह से होती है। बट जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं, बेयर एक्ट, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या होती है? डिफिकल्ट होती है। जैसे मैंने तो क्या बोला बच्चों, सेक्शन 13(1) सब सेक्शन ए सब क्लॉज 1 ए, ऐसे बोलता है। एक्ट में कैसे लिखा होता है? सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइड दैट, फिर वो प्रोविजन लिखता है। मतलब तो शुरू की 2 लाइनें देखकर ही बच्चों को लगता है तो बहुत डिफिकल्ट है। अपन ने तो कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया। और वो कैसे लिखते हैं? सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13, ऐसे फ्रेमिंग होती है। कभी अभी मेरे सामने यहाँ पे एक्ट नहीं है, मैं तुमको अभी ऊपर पढ़ा हुआ है, तो जब तुमको एक्ट दिखाऊंगा तो एक्ट की लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है। आपका मीडियम कोई सा भी हो, आप नहीं समझ पाएंगे। मतलब इतनी एक वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है एक्ट की। तो आप जब पहली बार पढ़ोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। हिंदी मीडियम वाला बच्चा सोचता है कि मेरे को तो समझ ही नहीं पाऊंगा, उसको पता नहीं कि इंग्लिश वाले की हालत तो और भी खराब है। दोनों ही नहीं समझ पाते। एक्ट में कोई एग्जाम्पल्स नहीं होते और कोई इलस्ट्रेशंस नहीं होते। तो एक्ट का एक ड्रॉबैक है, तो क्या? प्योर लॉ की लैंग्वेज होती है, कोई एग्जाम्पल्स नहीं होते, और जो उसके फॉन्ट भी होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे फॉन्ट होते हैं, और फ्रेमिंग भी बड़े अजीब तरीके से होती है। और एक्ट हमेशा ऐसे, अगर मान लो कोई 50 लाइनों का प्रोविजन है, कोई गैप नहीं है, कंटिन्यू लिखा होता है, कंटिन्यू। ऐसी लैंग्वेज पढ़ना स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? डिफिकल्ट होता है, बच्चा नहीं पढ़ पाता। तो जैसे आज मैं हूँ, जैसे मैंने कैसे पढ़ा? सर आपने कहीं ट्यूशन की होगी? नहीं, मैं तो ट्यूशन की ही नहीं, मैं तो सेल्फ स्टडी करके मैंने टेक्स्ट पढ़ लिया। कैसे पढ़ लिया? एक्चुअली हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके एक्ट पढ़ते थे। तो शुरू में तो हमको 4-5 दिन, 10-15-20-25 दिन तो बहुत तकलीफ हुई, लेकिन बाद में एक बार चीज पकड़ में आ गई ना कि ये लिखते कैसे हैं, फिर हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो अब हम तो क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्ट से ही पढ़ते हैं। तो जब तुम प्रोफेशनल दुनिया में आ जाओगे तो तुम मेरे नोट्स देके थोड़ी घूमोगे। आज मान लो, सपोज करो तुम रिलायंस में काम कर रहे हो, मुकेश अंबानी ने बुलाया कि यार जरा अमित जरा आना, अमित मेरे नोट्स लेके आ गया, अरे भगा देगा तुमको। तुम उसके साथ क्या लेके जाओगे? एक्ट। एक्ट होना चाहिए। और आजकल की जनरेशन को एक्ट पढ़ना ही नहीं आता। एक्ट पढ़ते कैसे? क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं। मैं आपको एक्ट दिखाऊंगा, एक्ट कैसे पढ़ते हैं। खैर कैसे पढ़ते हैं सब समझ में आ जाएगा, एक्ट, है ना। लेकिन अब हम लोगों को पता है क्या कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? लैंग्वेज समझ में नहीं आई, क्योंकि एक्ट में कई कमी आती है। बताओ क्या क्या? सारे, एक तो एक जैसी कलरिंग, जैसे कोई वर्ड इंपॉर्टेंट होता है उसको बोल्ड कर दो, फॉन्ट बड़ा कर दो, ये नहीं है। एक जैसी फ्रेमिंग। दूसरी बात, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नोट्स कैसे बनाते हैं? हम एक्ट लेते हैं, उसकी लैंग्वेज को इजी करते हैं। जैसे इसी लैंग्वेज को हम ऐसे लिख देते हैं, तो जहां वो 2 लाइनों में लिखा हुआ है हम उसको ऐसे कर देते हैं, तो लाइन बच गई। नंबर 1, हमको पता है कि बच्चा ये वर्ड नहीं समझ पाता, या हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कंटिन्यूस जो लैंग्वेज होती है ना, बीच बीच में ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक। जैसे मान लो 25 लाइनें लिखी हुई है, तो जहां पे इंग्लिश रुकी वहां एंटर मार देते हैं, तो हमारे क्या बन जाते हैं? नोट्स। तो हम छेड़छाड़ नहीं करते एक्टिव लैंग्वेज में, बट उसको क्या बना देते हैं? पॉइंट्स में। तो कभी जब आप मेरे नोट्स देखेंगे तो आपको लगेगा इनके नोट्स तो बहुत सिंपल है, जबकि वो बेयर एक्ट ही है। बट हमको पता होता है कि बच्चे को क्या लैंग्वेज समझ में आती है। समझ गए? तो हम लोग, चाहे मैं हूं, बाजार में कितनी भी किताबें आती है या कोई भी, उन सब का सोर्स क्या होता है? बेयर एक्ट। जैसे मैं तो खुद बेयर एक्ट से ही नोट्स बनाता हूँ, ठीक है, कॉपी है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद तो बताओ बाजार में क्या आती है? एक्ट को देखकर तुम्हारी सीए इंस्टीट्यूट तुमको मॉड्यूल देती है। क्या देती है बच्चों? मॉड्यूल। मैं तुम्हें क्या देता हूं? मेरी बुक्स देता हूं। बोलो, ठीक है। बाजार में अलग अलग ऑथर्स की बुक आती है, पता नहीं हजारों ऑथर्स होंगे, हजारों बुक आती है। हम लोग इसमें जो कमी थी उसको सही कर देते हैं। इसमें क्या कमी थी?
एक तो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं थी, हम लैंग्वेज थोड़ी सी क्या कर देते हैं, छेड़ते नहीं है, पॉइंट्स में बना के इजी कर देते हैं और हर पॉइंट पे एग्जाम्पल डाल देते हैं। तो चाहे तुम मॉड्यूल पढ़ो या मेरे बुक्स पढ़ो या मेरे नोट्स कुछ भी पढ़ लो, सब में प्रोविजंस क्या होते हैं, एक जैसे। तो बताइए हम सबका सोर्स क्या होता है, एक्ट होता है। सबका सोर्स क्या होता है, एक्ट। तो आपकी आगे पीछे कोशिश क्या होनी चाहिए, बुक पढ़े, नोट्स पढ़े या एक्ट पढ़े, एक्ट पढ़े। बच्चों चीज कोई हार्ड नहीं होती है, आप जैसा देखेंगे, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, जैसा हम आपको दिखाएंगे वैसी आपकी आदत हो जाएगी और तुम एक अच्छा मतलब अच्छी प्रैक्टिस करना है या आगे बढ़ना है तो आपको बेयर एक्ट से ही पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए बच्चों, बेयर एक्ट से। खैर एनीवे, बताइए हम लोगों का सोर्स क्या होता है, एक्ट। हर एक्ट में शुरू के जो पेजेस होते हैं ना, अब जैसे तुमको जोश आ गया हम भी एक्ट पढ़ेंगे, हम भी एक्ट पढ़ेंगे, और खरीद के लिए आए 2000 रुपए का एक बाजार से, लेकिन जब उसको खोल कर देखोगे तो सबसे पहले आएगा सेक्शन 1। वो तो तुम पढ़ लोगे क्योंकि 2 लाइनों में लिखा हुआ है, दिस एक्ट अप्लाई ऑन ऑल ऑफ इंडिया, है ना। फिर आएगा सेक्शन 2, और सेक्शन 2 है ना, उसके अंदर कम से कम 25 पेज होंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुमको एक लाइन समझ में नहीं आएगी, एक लाइन समझ नहीं आएगी, या तो तुम CA में छोड़ दोगे, है ना, और या फिर तुम किसी ट्यूशन करने के बाद चले जाओगे। अब बताओ क्यों नहीं आती है, क्योंकि हर एक्ट में सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन होता है, और अपन कोई ऐसी चीज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जिसका पता ही नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेशन कब पढ़ी जाती है, जब जरूरत हो तब, या ऐसे ही। आज डिक्शनरी के अंदर मान लो तुमने इंग्लिश सीख ली, बोलना बोलना सब आ गया, तो सारे वर्ड याद करोगे या जब जरूरत होगी तो डिक्शनरी देख लेंगे। बस मान लो कोई वर्ड आया तो उठा के उसको देख लो, या पहले ऐसे सारे वर्ड समझोगे और यही नहीं पता क्यों पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं। तो डेफिनेशन कब पढ़ी जाती है बताओ, जब जरूरत हो। अपने आप ही बीच बीच में कोई वर्ड आते रहेंगे, जैसे मैं बोलूंगा इनकम टैक्स पर्सन पे लगता है, किस पे लगता है। अब ये पर्सन क्या है, जरूरत आ गई, जाके डेफिनेशन देखो। पर्सन प्रीवियस ईयर में इनकम कमाता है, ये प्रीवियस ईयर क्या है, जाके डेफिनेशन देखो। इनकम कमाता है, ये इनकम क्या है, जाके डेफिनेशन। जब जरूरत आई तब देखेंगे ना बच्चों, या बिना बात ही देखेंगे। तो कभी भी अगर बेयर एक्ट पढ़ना है, जोश आ गया पढ़ना है हमको भी, तो बताओ कभी भी सेक्शन 2 से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। बट ये जरूर है कि सेक्शन 2 क्या होता है, डेफिनेशन। जितनी भी डेफिनेशन मिलेगी ना, वो आपको कहाँ मिलेगी, 2। ढूंढना भी बहुत आसान है। कैसे, सबसे पहले ए वाली डेफिनेशन मिलेगी, ए, जितनी भी ए वर्ड की डेफिनेशन है, असेसमेंट ईयर, है ना, ए असेसिंग ऑफिसर, ये सब मिलेगी। फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे मिलेगी। आज मान लो तुमको पेंसिल की स्पेलिंग ढूंढनी है, किसकी, डिक्शनरी के अंदर, इतनी मोटी डिक्शनरी आती है। अब बताओ पेंसिल की स्पेलिंग जो ढूंढोगे, सिस्टमेटिक होगा, कहीं भी लिखी होगी, पहले पी होगा, फिर ई होगा, फिर एन होगा, ऐसे तो होगा। और अगर इतनी मोटी बुक में कहीं लिख दे, पूरा परिवार ढूंढ ले तो न मिले। सिस्टम नाम की कोई चीज होती नहीं होती है। ऐसे ही डेफिनेशन भी सिस्टमेटिक होती है, जरूरत होगी तो पढ़ना है, समझ गए। तो सेक्शन 2 क्या है, पूरे हर एक्ट में सेक्शन 2 डेफिनेशन होता है। इनकम टैक्स में डेफिनेशन के 2 सेक्शन है। सेक्शन 3 भी क्या है, मेन सेक्शन तो 2 ही है। सेक्शन 3 आपको डेफिनेशन देता है, तो एक बार सेक्शन 3 किस चीज की डेफिनेशन देता है अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बस सेक्शन 3 लिखकर छोड़ दो। अच्छा, अब हर बच्चा क्या चाहता है, जैसे हर बच्चा क्या चाहता है बताओ, कि सर, है ना, आज मान लो इनकम टैक्स एक्ट तुम खरीद के लिया है, और 1000 पेज की क्या है, बुक है या एक्ट है, कुछ भी है, मान लो पढ़ लेंगे सर, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने के लिए तो आए हम। हमको तो बस ये बता दो, एक बार थोड़ी सी क्या कर दो, झलक दिखा दो। क्या दिखा दो, झलक, कि आखिर 1000 पेज में लिखा हुआ क्या है। बताओ आप झलक देखना चाहोगे, नहीं देखना चाहोगे, तो एक बार थोड़ा ऊपरी ऊपरी बता दो क्या है, एक ओवरव्यू टाइप पता चल जाए, पढ़ लेंगे हम, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए हर एक्ट में एक सेक्शन होता है जो उसका ओवरव्यू देता है। क्या देता है बच्चों, ओवरव्यू, किसका, एंडर। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुमने मान लो बड़ी जिदोजहद करके, खूब मेहनत करके, ये आजू बाजू पड़ोसियों सबको बुला के आओ बैठो सब मिलकर पढ़ते हैं, और सब कुछ पढ़ लिया, 999 पेज पे पहुंच गए, और लास्ट में लिखा हुआ है दिस एक्ट नॉट अप्लाई ऑन यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, बोलो इतना पढ़ाई क्यों, पड़ोसियों को फालतू बुला लिया, बोलो बताओ क्या बोले हम। तो बताओ ये बात कहीं लास्ट में लिखी होनी चाहिए, शुरू में कहीं, शुरू में ही कहीं। तो हर एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन होता है। क्या होता है बच्चों,
और चार्जिंग सेक्शन इज इक्वल टू ओवरव्यू ऑफ इंटायर एक्ट। और वो चार्जिंग सेक्शन तुमको कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी मिलाता हुआ लेके जाएगा और तुमको 90 सेक्शनों से मिला देगा। तो हर एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन होता है, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो आपको सारे सेक्शनों का क्या दे देगा, ओवरव्यू। और चार्जिंग सेक्शन पता है कितनी लाइनों का होता है, कितनी लाइनों का होता है? जो पूरा 1000 पेज का ओवरव्यू दे दे, कितनी लाइनों का होता है? 15-20, मात्र 5-6 लाइनों में। कितने बच्चों? 5-6। मतलब 5-6 लाइनों में इतनी ताकत है क्या, तो तुमको पूरे एक्ट का क्या दे देगा, ओवरव्यू। समझ गए? तो बताइए, जिंदगी में पढ़ाई करोगे तो कहां से स्टार्ट करोगे? चार्जिंग सेक्शन। मतलब जैसे आज तो सपोज करो तुमको हम पढ़ा रहे हैं, कल ना तुम भी 30 साल के हो गए, है ना, और अब नया एक्ट आ गया, इनकम टैक्स तो हट गया और नया टैक्स आ गया डायरेक्ट टैक्स कोड, है ना। तो फिर तुम्हारे शादी वादी भी हो गई, तुम्हारे बच्चे हो गए, अब नया एक्ट आ गया, तो तुम बच्चों को कहोगे चलो बच्चों आप और मैं दोनों चलते हैं पढ़ने सचिन सर के यहाँ, बोलो ऐसे। अरे बच्चों के साथ आऊंगे क्या पढ़ने? इसका मतलब एक दिन तो ऐसा आएगा ना, क्या क्या खुद को पढ़ना आना चाहिए, बोलो। या पिताजी भी आ रहे हैं, बेटा भी आ रहा है, दोनों किताबें लेके आ रहे हैं, बोलो। बोला आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो मैं आपको एक रामबाण बता रहा हूँ, चार्जिंग सेक्शन पढ़ लेना, पूरा एक्ट क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। चार्जिंग सेक्शन में वो ताकत है। जैसे जीएसटी आया था बच्चों, लोगों ने खूब हंगामा मचाया, ये वो जीएसटी वैसा और वैसा, तो एक बार तो मैं भी डर गया था कि यार इतना हंगामा क्यों मच रहे, लेकिन हमारी तो मजबूरी, हमको तो पढ़ाना है। तो डर के मारे मैंने तो खोला ही नहीं। मेरा एक दिन ऐसा आ गया कि परसों जीएसटी पढ़ाना है, और मैंने आज तक देखा ही नहीं। और मैंने ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरे को लगा यार जीएसटी तो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, इच्छा ही नहीं करती ना, जब सुन लेते हैं माहौल बन जाता है, बहुत खतरनाक है बहुत खतरनाक है, इच्छा ही नहीं करती देखने की। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बैच चालू हो गया अप्रैल में, पहले डीटी पढ़ा देंगे फिर जीएसटी पढ़ा देंगे, एक दिन वो डेट भी आ गई, जीएसटी कभी खोलकर देखा ही नहीं। अब परसों बैच, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, क्या, या तो मैं 10-15 दिन की छुट्टियां करता, फिर पढ़ता फिर पढ़ाता, और या मैं, फिर मेरे को पढ़ाता कौन, मुझे बताओ कौन पढ़ाएगा मुझे? जीएसटी बिल्कुल नया है, जब मैंने 2002 में सीए किया था तो बताओ उस टाइम जीएसटी था ही नहीं, तो मुझे किसने पढ़ाया? अब मैं तुम्हारी तरह हूँ, मैं भी किसी कोचिंग सेंटर में जाके बैठ जाऊँ तो बच्चे कहेंगे क्या सर आप भी यहाँ पे, बोलो। मेरी तो मजबूरी में तो कहीं जा भी नहीं सकता, बोलो। तो बताओ प्रॉब्लम है नहीं है? तो इसका मतलब क्या है, कुल मिला के क्या कहना चाह रहा हूँ, खुद को पढ़ना आना चाहिए। अब कैसे पढ़ेंगे? मैंने क्या बोला, तो बस मेरे को ट्रेनिंग, मुझे पता था, मुझे याद आ गया यार मैंने क्या किया था, जब मैंने सीए किया था तो मैंने क्या किया था, तो मैंने किया था चार्जिंग सेक्शन। तो मैंने तो बस, मेरे दिमाग में एक ही बात सेट है, जाके चार्जिंग सेक्शन पढ़ लो, वो सबसे मिला देगा। तो बताओ, मैंने उठाया और जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन लिया, क्या लिया, और मानेंगे नहीं, 600 पेज की किताब मैं 6 घंटे में पढ़ के बैठ गया, और आराम से, मुझे तो कोई अटका ही नहीं, इससे मिल लो उससे मिल लो उससे मिल लो उससे मिल लो, और 6 घंटे में। फिर मेरे टेंशन हो गई यार कि मुझे ये चीज समझ में कैसे आ गई। लोग तो कह रहे हैं कि जीएसटी बहुत हार्ड है, मुझे समझ में कैसे आ गया, समझ में कैसे आ गया? फिर मैंने उल्टे फोन किए, मेरे 2-4 ऑथर है जो मेरे जानकार है, कि यार मेरे को जीएसटी लोग कह रहे हैं बहुत खतरनाक है खतरनाक है, और मेरे को तो कुछ लगा ही नहीं, मैं तो 6 घंटे में पढ़ के बैठ गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही? मतलब कोई खतरनाक नहीं है, पढ़ने का एक क्या होता है, तरीका होता है। तुमको वो तरीका पता है इसलिए तुम कर गए, जिनको पता नहीं है, और तरीका कब पता होता है, जब आप सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं बच्चों? सेक्शन। इसलिए तो मैंने कल भी आपको सेक्शन की इंपॉर्टेंस बताया था, और आज भी क्या बता रहा हूँ, सेक्शन की। ये मेरा वादा है आपसे, सेक्शन मैं आपको याद कराऊंगा। आप ऐसे बोलने लग जाएंगे 1 ये कहता है 2 ये कहता है, सब क्लॉज तक चले जाएंगे आप, क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3। ये मेरा आपसे वादा है। 4 दिन मैंने मांगे थे, आज दूसरा दिन है। समझ गए बात को, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोलो, यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? सेक्शन 1 क्या है, एप्लीकेबल। सेक्शन 2 ऑर्डर। सेक्शन 3, रुक जाओ, सेक्शन 4 क्या है, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4 क्या है, चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, क्या है चार्जिंग सेक्शन? ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स। क्या बोलेंगे हम? सर हर एक का चार्जिंग सेक्शन 4 होता है क्या? जैसा आपने बोला कि भविष्य में डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, नहीं बच्चों। चार्जिंग सेक्शन तुम्हें सेक्शन 1 से 20 के बीच में मिल जाएगा। क्या बोला मैंने? ढूंढ लेना बस, बस पढ़ने कहां से बैठोगे, चार्जिंग सेक्शन। जैसे जीएसटी के 9 है, कस्टम में 12 है, इनकम टैक्स में 4 है। तो चार्जिंग सेक्शन आपके लिए बहुत 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 क्या है, इंपॉर्टेंट। अब देखो चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, लिखो। चार्जिंग सेक्शन मतलब लिख लो ब्रैकेट में, ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट।
ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ओवरव्यू ऑफ क्या, इनकम टैक्स एक्ट। देखो वैसे तो नाम से पता चल रहा है, इनकम टैक्स मतलब इनकम पर टैक्स, और यही पढ़ने वाले हैं अपन, हाउ टू कंप्यूट इनकम और हाउ टू कंप्यूट टैक्स। जिस दिन बता दूं घर चले जाना, कोर्स खत्म, समझ गए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो लिखो बच्चों, इनकम टैक्स लिखो, इफ एनी क्या, इफ एनी क्या पर्सन, इफ एनी पर्सन अर्न क्या, इनकम, if any person earn income in कब, प्रीवियस ईयर, आगे से इसको क्या बोलेंगे, पी वाई, क्या बोलेंगे, पी वाई। इफ एनी पर्सन अर्न इनकम इन क्या, देन टैक्स विल बी लेवी इन कब, असेसमेंट ईयर। इफ पर्सन अर्न इनकम इन द क्या, टैक्स विल बी लेवी इन असेसमेंट ईयर। कब लगेगा बच्चों, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर में लगेगा। लेकिन टैक्स तभी लगेगा इफ इफ टोटल इनकम, इफ क्या, टोटल इनकम ज्यादा है, एक्सीड है, इससे, फ्रॉम क्या, टैक्सेबल क्या, लिमिट। पढ़ के बताओ क्या कह रहा है। कोई भी पर्सन, वी ऑल आर पर्सन, प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं तो टैक्स कब लगेगा, असेसमेंट ईयर में। लेकिन टैक्स तभी लगेगा जब हमारी टोटल इनकम एक लिमिट से क्या है, ज्यादा है। दिस इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ क्या, इनकम टैक्स। बताओ ये कितनी लाइन है, 5, और कितने वर्ड यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5, और एक ये छठा वर्ड। ये सब टेक्निकल वर्ड है ना, बोलो। अब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो पर्सन क्या होता है, इनकम क्या होती है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, बोलो। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मैं भी ये सोचने पड़ गया, बट घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज की क्या मिलेगी, डेफिनेशन, और डेफिनेशन कहाँ मिलेगी, सेक्शन 2। हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई भी आदमी अगर इस साल इनकम कमाता है, क्या बोला मैंने, तो टैक्स लगेगा अगले साल। इस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर, अगले साल को असेसमेंट ईयर। लेकिन टैक्स उन लोगों पे ही लगेगा जिनकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है। बताओ ये चार्जिंग सेक्शन है, और ये इन 5 लाइनों ने बताओ पूरे इनकम टैक्स का क्या दे दिया, ओवर। आप बताओ पर्सन क्या होता है, इनकम किसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, टोटल इनकम किसे कहते हैं, और टैक्स लिमिट किसे कहते हैं। बस जिस दिन मैंने आपको ये सारे वर्ड समझा दिए, उस दिन आपका कोर्स क्या हो गया, खत्म। समझ गए। तो 5 लाइनों में पूरा एक्ट छिपा हुआ है। बताओ सेक्शन 1 क्या है, एप्लीकेबल, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 पेंडिंग है, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 4 क्या है, चार्जिंग। लाइन खींचो, लाइन खींचो, लाइन खींचो। खींचो लाइन। अब देखो सबसे पहले कौन सा वर्ड आया है, एक एक वर्ड से। मैंने क्या बोला ना, क्या बोला मैंने,
जिस दिन मैंने 500 वर्ड का मतलब बता दिया, उस दिन मेरा कोर्स क्या हो जाएगा, खत्म। बच्चे कहते क्या बात करो सर, कल तो कोर्स स्टार्ट हुआ और आप कह रहे हो आज खत्म। ऐसे ही है बच्चों, अभी मेरे को 5 वर्ड का मतलब बताने तो दो आप, ठीक है ना। 5 वर्ड्स को बताने में मुझे 4 महीने लग जाएंगे। कितने में लग जाएंगे बच्चों? 4 महीने। ऐसा मत समझो, सिंपल सिंपल। देखो, सबसे पहला कौन सा है? मीनिंग ऑफ पर्सन। मीनिंग ऑफ पर्सन बताओ, कहां ढूंढोगे पर्सन? इतनी मोटी किताब में कहां ढूंढोगे? सेक्शन 2, ABCDEFP आ जाएंगे पी। तो आपको पर्सन की डेफिनेशन कहां मिलेगी? सेक्शन 2, 31 to 31। इसका मतलब 30 डेफिनेशन ए से लेके खूब सारे हो गए ना बच्चों। अब पर्सन इंक्लूड्स कौन कौन पर्सन है? सबसे पहले कौन? इंडिविजुअल। कौन बच्चों? तुम लोग क्या हो बताओ? इंडिविजुअल। इंडिया में बच्चा जब पैदा होता है और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, वो क्या कहलाता है? इंडिविजुअल कहलाता नहीं कहलाता है? बोलो। डेथ होने के बाद फिर ऊपर चले जाता है, उसके नाम से काम कर, तो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया बच्चे। यहाँ पे यहाँ की बात कर रहे हैं इंडिविजुअल। इसका मतलब बच्चा हो या बूढ़ा हो, सब पर यह अप्लाई लगता है। 140 करोड़ की आबादी, सब क्या है? इंडिविजुअल है। हम सब ने पहली कंडीशन क्या कर दी? पूरी कर दी। दूसरा, HUF नाम सुना है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इतना ही सुना है बस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो लोगों ने क्या कर दिया? HUF के नाम से बिजनेस किया। किसके नाम से? वो भी पर्सन है, क्योंकि अगर पर्सन नहीं होगा तो इनकम टैक्स नहीं होगा। तो लोग क्या करेंगे? और यार इंडिविजुअल तो इनकम टैक्स लगता है, एक काम करो HUF के नाम से काम कर लो। अरे HUF के नाम से काम करोगे तो भी टैक्स लगेगा, क्योंकि HUF भी पर्सन है। लोगों ने क्या बना ली? कंपनी। तो कंपनी के नाम से करोगे तो भी क्या है? पर्सन है। लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म बना ली, फॉर्म भी क्या है? पर्सन। अभी HUF क्या होता है, कंपनी क्या होती है, फर्म क्या होती है, करेंगे बात। अभी हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं अबाउट द क्या? इनकम टैक्स। इट्स सेक्टर, मतलब और भी होता है, बट मैंने जो मेन मेन जो आप जानते हैं वो सब लिख दिए। इसका मतलब इस लाइन से तो कोई स्कोप ही नहीं है बचने का। वी ऑल आर क्या? पर्सन। तो क्या पहली डेफिनेशन क्लियर है क्या? बस 2-3 नाम और बताऊंगा बच्चों, बात खत्म। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा मिलने को। किसमें? पर्सन। अब पर्सन प्रीवियस ईयर में क्या कमाता है? इनकम। तो पहले कौन सा वर्ड आया? प्रीवियस ईयर। मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। कौन सा सेक्शन? 2। अब पी शुरू में आएगा या थोड़ा पीछे आएगा? बोलो। 234। भाई देखो ना यार, पहले अगर प्रीवियस की स्पेलिंग देखो, पर्सन की स्पेलिंग में पहले पी ही आता है, फिर क्या आता है? आर। और प्रीवियस में पी आर आता है, तो ये तो बाद में आएगा ना। मैंने कहा ना, डिक्शनरी की तरह बना हुआ है। समझ ना बेयर एक्ट कैसे देखते हैं? तो प्रीवियस ईयर कौन सा? 234। और एच पर 234 प्रीवियस ईयर मीन्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। क्या बोला मैंने? प्रीवियस ईयर मीन्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। देखो, एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। इसका मतलब प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन कहां मिलेगी? 3 में। अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि सर, ये बात तो समझ में आ गई कि प्रीवियस ईयर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब इसके लिए एक अलग से क्या लेके आए हैं? सेक्शन लेके आए हैं। अलग से क्या लेके आए हैं? सेक्शन। तो आपको मैंने स्पेस छुड़वाया था ना ऊपर 3 के लिए, तो वहां लिख दो मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, सेक्शन 3, मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, मैं सब कुछ लिखवाता हूँ, ठीक है ना। आप इसकी चिंता ना करें, मैं कुछ भी चीज ऐसी नहीं होती नहीं लिखवाई, क्योंकि खुद का लिखा हुआ, खुद का समझा हुआ अच्छा समझ में आता है बच्चों। तो मीनिंग ऑफ क्या? प्रीवियस। 4 सेक्शन आ गए, 90 में से 4 हो गए। 1 एप्लीकेबल, 2 डेफिनेशन, 3 प्रीवियस ईयर, 4 चार्जेस। बट एक बात मुझे समझ में नहीं आई, चलो ठीक है, कोई चीज इंपॉर्टेंट होता है उसको अपने अलग से एक नंबर दे दिया, चलो नंबर 3 देते, पहले 2 में क्यों बुलाए? डायरेक्ट 3 दे देते। अरे डायरेक्ट नंबर 3 ही देते ना, पहले 2 में क्यों लाए? 2 बता रहा कि नहीं जाके 3 से मिलो।
ऐसा क्यों? बच्चों हमको पता है कि हर एक को पढ़ने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। हमको पता है कि सारी डेफिनेशन कहाँ मिलेगी, टू में। और अगर कोई डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो टू बता देगा ना, ये जाके इससे मिल लो। अदरवाइज तो हम तो ढूंढते रह जाएंगे, आज मान लो 3, कल ना कोई 290 सेक्शन में लिखा हुआ, कोई 298 में, कहाँ ढूंढते रहेंगे बैठे बैठे। तो अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2 ही बता देगा। जाकर इस मैंने कहा ना, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएंगे, क्या बोला मैंने, ये सब मिलाते रहेंगे, इससे मिल लो उससे मिल लो। अपन म्यूजियम गए क्या? म्यूजियम, म्यूजियम में से खूब सारे दरवाजे होते हैं, बताओ खो नहीं जाए अपन? गेट नंबर 1, अब गेट नंबर 2 आता, इधर मत जाना खो जाओगे, गेट नंबर 2 पे जाओ, फिर 3 पे आओ, सिस्टम होता है एक चीज का। वैसे ही सारी डेफिनेशन कहाँ मिलेगी, 2 में। अगर कोई वर्ड इंपॉर्टेंट है तो 2 बता देगा क्या, इससे मिल लो। इज इट क्लियर? तो 3 क्या है, प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं? अब अब हमको अब कौन सा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा? तो क्या लिखा 234 ने, प्रीवियस ईयर मींस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, अब फुल स्टॉप लगा के लिखो, एज पर सेक्शन 3, एज पर सेक्शन 3, व्हेन अकाउंटिंग ईयर एंड it become previous year. When accounting year end it become previous year. जब अकाउंटिंग ईयर समाप्त हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्रीवियस। When accounting year end it become previous year. ठीक है, फुल स्टॉप। एंड एज पर सेक्शन 2(9), एज पर सेक्शन 2(9), एज पर सेक्शन क्या, 2(9), जस्ट नेक्स्ट टू द, जस्ट नेक्स्ट टू द क्या, प्रीवियस ईयर, इज कॉल्ड असेसमेंट। प्रीवियस ईयर के बाद वाला साल क्या होता है, असेसमेंट। प्रीवियस ईयर के बाद वाला साल क्या होता है, असेसमेंट। समझ गया बात को? अच्छा, कल मैंने आपको जो पहली क्लास बताई थी, तो मैंने आपकी क्लास मॉर्निंग में ली थी और मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स और डिफरेंस बताया था। 2 बजे कल आईटीटी का पेपर हुआ। कल मैंने आपको कहा था ना वो लिंक सब्सक्राइब कर लेना, और वहां पे 7 नंबर का क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड, पहला क्वेश्चन यही था। कल ही देख लो ना, कल आपको मैंने 12 बजे पढ़ाया था और वहाँ पे 2 बजे पेपर था। 5 बजे जो पेपर आया उसमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन यही था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। वो इनकम पे लगता है, वो गुड्स पे लगता है, वो प्रोग्रेसिव टैक्स है, वो इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, इसमें बर्डन शिफ्ट करते हैं। ऐसे डिफरेंसेस है ना बच्चों, क्या बोल रहे हैं आप? वही क्वेश्चन कल, समझ की बात को क्या बोल रहा हूँ? तो खैर, बोलो बच्चों मेरे साथ, 1 क्या है, 2, 3, 4, और पर्सन प्रीवियस ईयर में क्या कमाता है, इनकम। तो देखिए अब मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताओ रिसेंटली कौन सा ईयर खत्म हुआ है, रिसेंटली कौन सा ईयर खत्म हुआ है? 1 अप्रैल 22 को फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ था, नहीं एंड नहीं, स्टार्ट। एंड कब हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, बोलो एंड हुआ। अब नया साल चालू हो गया, बोलो, बोलो कब से, 1 अप्रैल 23 से न्यू क्या, क्या ये स्टार्ट है, खत्म हो गया कि ये चल रहा है? अभी ये चल रहा है, और ये खत्म कब होगा? जैसे फाइनेंशियल और इनकम टैक्स में भी कैलेंडर ईयर से नहीं चलते, अकाउंटिंग ईयर से चलते। अब बताओ तुम मेरे साथ, मेरे पास कब पढ़ने आ रहे हो यहाँ? कुछ बच्चे मेरे साथ पिछले साल पढ़ने आए होंगे। जो बच्चे मेरे से इस तारीख से लेके इस तारीख तक पढ़ के आए, तो जैसे ही 31 मार्च 23 खत्म होगी,
बताओ ये क्या बन जाएगा? प्रीवियस ईयर 22-23। मैंने क्या लिखा है? व्हेन अकाउंटिंग ईयर एंड इट बिकम प्रीवियस ईयर। बताओ अकाउंटिंग ईयर क्या हो गया, अब क्या बन गया? और 22-23 में जो पैसा कमाओगे सरकार को जमा कब कराओगे? अगले साल। और अगले साल को लॉ में क्या बोलते हैं? असेसमेंट। बात समझ में आई क्या हो रहा हूं? तो जिन बच्चों से मैंने पिछले साल कमाया था उन पे टैक्स दूंगा इस साल, अभी दूंगा 31 जुलाई को। और जिन तुमसे कब कमाऊंगा? 23 से। तो आज मान लो किसी बच्चे ने फीस जमा करा दी, तो क्या मैं आज ही टैक्स दूंगा या पहले साल खत्म होगा? ये साल बनेगा प्रीवियस ईयर 23-24। और इस कैल की इनकम पे टैक्स कब लगेगा? अगले साल। और अगले साल को क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर 24 पर। तो अकाउंट्स वाले सर तो क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, क्या चल रहा है? और टैक्स वाले सर क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर 23-24। असेसमेंट ईयर अकाउंट्स में इसको बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर, और इनकम टैक्स में क्या बोलेंगे? असेसमेंट। इनकम टैक्स में अकाउंटिंग ईयर, प्रीवियस ईयर, अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल कुछ नहीं होता। इनकम टैक्स में तो दो बातें, प्रीवियस और असेसमेंट। इस साल पैसा कमाएंगे तो टैक्स कब लगेगा? अगले साल। ओके। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम निकालो। क्या क्वेश्चन आया? 23-24 की इनकम निकालो। इसका मतलब क्या है? जो 23-24 में वो कमाए उसकी बात हो रही है, या 22-23 में जो कमाए उसकी बात हो रही है? 22-23। तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना इनकम टैक्स में, वो असेसमेंट ईयर के रेफरेंस से पूछे जाते हैं। असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम बता दो। इट डज नॉट मीन्स कि आपने असेसमेंट ईयर 23-24 में कमाया उसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई? तो अगले साल जमा कराते हैं। बताओ मेरी डेफिनेशन क्या थी? क्या थी डेफिनेशन? पर्सन, क्या था? पर्सन इस साल जो इनकम कमाएगा टैक्स कब लगेगा? अगले साल। बताओ मैंने कौन कौन से वर्ड डिफाइन कर दिए? पर्सन, प्रीवियस। अब बच्चा बोलेगा सर आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 5 लाइनों में पूरा एक्ट समझा देंगे। क्या? अभी तो लाइनें कितनी हुई है? 3। अब आपके पास केवल 2 ही वर्ड बच्चे में, कौन कौन से? और टोटल इनकम। और अभी तो आपको 4 सेक्शन से आगे बढ़े नहीं आप, और आप तुमको कह रहे थे कि 4 लाइनों में पूरा एक्ट आ जाएगा और वो आ जाएगा। बच्चों अभी आप इतनी जल्दी बोल कैसे सकते हैं मुझे बताओ? अभी मेरे पास 2 लाइफ लाइन है ना, पहले वो खत्म हो तो फिर बोलना ना यार। ऐसे बोल रहे बिना बात ही। अभी होने तो 2 लाइन मुझे खत्म तो करने दो, फिर बोलना सर कि आपने कहा था ऐसा। बात समझ में आई है? बोलो, चलो बोलो फटाफट। 1, 2 डेफिनेशन, 3 प्रीवियस, 4 चार्जिंग सेक्शन। और ये समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया? रिसेंटली 22-23 has ended. Now it become, and any income earned in the previous year 23-24, the tax will be levied in, example लिखो, recently previous year 22-23 has ended. Recently previous year 22-23 has ended. सॉरी क्या बोला? रिसेंटली अकाउंटिंग ईयर कौन सा? प्रीवियस नहीं, अकाउंटिंग ईयर लिखो, अकाउंटिंग। रिसेंटली अकाउंटिंग ईयर 22-23 has ended. Recently accounting year 22-23 has now it become previous year 22-23. Now it become क्या? Previous year 22-23. Full stop. And any income earned in the previous year 22-23. Any income earned in the previous year 22-23. 22, then tax will be levy. Tax कब लगेगा? इन असेसमेंट ईयर 23-24, 23-24, 23-24। हाँ जी।
आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो बच्चों। बताओ चार्जिंग सेक्शन क्या था, जल्दी से बोलो। इनकम टैक्स कब लगता है? सर मैं बताऊंगा, बोलो। कोई भी पर्सन इस साल इनकम कमाएगा तो टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर में, अगर उसकी टोटल इनकम, बताओ 3 वर्ड समझा चुका हूं कौन कौन से। पर्सन, असेसमेंट ईयर, ये तो खत्म। अब मीनिंग ऑफ इनकम, मीनिंग ऑफ इनकम। ऑनलाइन, ठीक है। अब नाउ हम आगे बात करते हैं, मीनिंग ऑफ क्या, इनकम। बताओ कहाँ ढूंढूंगा? सेक्शन 224, क्या बच्चों? 224। क्या बोला मैंने? सारी डेफिनेशन कहाँ मिलेगी? 2 में। तो जब मैंने सेल्फ स्टडी की थी, मैं कहीं भी अटकता 2 के पास चले जाता, कहीं भी अटकता, जहां जरूरत पड़ी तब जाके डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, या बिना बात ही जरूरत पड़ेगी। 224 किसकी बता रहा है बच्चों? क्या होती है इनकम, किसे कहते हैं इनकम? जो भी पैसा हम कमाते हैं, कब कहोगी तुमने कमाया? मतलब किसे कहते हैं इनकम, बताओ। बोलो, दिमाग उल्टा सीधा कुछ भी बोलो, बोलो जो मन में है बोलो। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, बताना इनकम है नहीं है। अच्छा, जैसे मान लो अगर हम एक बात करते हैं, अच्छा अभी मैं तुमसे सबसे पूछूं कि बताओ तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बताइए, है ना? एक आदमी कैसे कैसे कमा सकता है, एक आदमी कैसे कैसे कमा सकता है, वो मैं तुमसे पूछता हूं। ये तो तुम्हारे पेरेंट्स कमाते हैं, तुम कैसे कमाते हो? तुम भी तो कमाते हो, तुम्हारी जेब में भी तो पैसे कहाँ से आए? कहीं से तो आए ना। जो तुम्हारी जेब में पैसा है वो इनकम है नहीं, ये भी तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो बच्चियों, अब सुनो, पहले तुम्हारे पेरेंट्स की बात करते हैं। मैंने तुमको इंस्टीट्यूट का फॉर्म दिया, भरो ऑक्यूपेशन तुम्हारे पेरेंट्स का। मतलब क्या करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स? तो दो ही चीज करते होंगे, या तो बिजनेस या जॉब, मेन तो दो ही चीज होती है। तो बताओ, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस। बताओ, मैंने बिजनेस किया और मुझे बच्चों से क्या मिली? फीस मिली। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? जॉब, और उनको क्या मिली? तो मान लीजिए 10 लाख फीस आई और 4 लाख जॉब से कमाए, ठीक है। ये दो इनकम होती है। जब आदमी पैसा कमा लेता है तो वो इन्वेस्टमेंट करता है। क्या करता है बच्चों? इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट को या तो बेचता है या रिटर्न आता है। जैसे एफडी पे ब्याज आ रहा है, जमीन को बेच दिया तो गेन हो गया, मकान का क्या हो गया? किराया। तो असेट को क्या किया? असेट को क्या किया? सोल्ड। तो सोल्ड हुआ तो क्या हुआ? गेन। 3 लाख रुपए मान लो। और एक इन्वेस्टमेंट किया सोच समझ के, इन्वेस्टमेंट किया और उस पे क्या आया? रिटर्न। बोलो ऐसे तो कमाता है आदमी, 2 लाख रुपए कमाया। अब मेरा आपसे कंसर्न है, क्या ये इनकम है नहीं है ना? अब तुम लोग कैसे कमाते हो? तुम्हारे को क्या मिलता है? गिफ्ट, या मान लो पॉकेट मनी, मतलब पॉकेट मनी, है ना? यही तो है यहाँ पे, यही मिलता है ना तुमको। कौन देते हैं? या तो तुम्हारे कोई, कौन देते हैं? रिलेटिव। और एक कौन, कौन देते हैं? ये कब देंगे? जब तुम्हारी बर्थडे बर्थडे होती है। तो मेरी बेटी को बोला, मैं कहता हूँ ना तू पढ़ ले, तू मेरे बाद क्या होगा तेरा, ये और वो, चिंता मत करो, मैं तो दिवाली पे कमा लूंगी, यूं ही बोलो। कमा लूंगी बोलता है वो, कमा लूंगी, मतलब वो कहती है मेरी इनकम है। इनकम टैक्स तूने बोला कमा लिया, टैक्स दे। अब बताओ इनकम है नहीं, वैसे बताओ ये इनकम है नहीं है, बताओ। मान लो तुम्हारी बर्थडे बर्थडे हुई, रिश्तेदार आए या दिवाली वाली, जो भी तुम कमाते हो, रिलेटिव तुमको 1 लाख रुपए का गिफ्ट दे देते हैं, और नॉन रिलेटिव भी कितने का देते हैं? 1 लाख का शादी वाले दिन तो मिल ही जाएगा, क्या बात है ना? एक दिन तो होता है जब दिल जाएंगे, बोलो। हम भी तो उनको अच्छा खासा खाना खिला रहे हैं, बोलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे।
अब बोलो बच्चों, इनकम है नहीं, मुझे बताओ, ये बताओ, ये पहले ये बताओ, ये इनकम है या नहीं है, बताओ ये चारों। हाँ, और ये नहीं है गेन, मतलब इसमें मतलब टैक्स नहीं लगेगा, लाखों रुपए कमा रहा हूँ उससे। अच्छा, ये कह रही है कि ये इनकम नहीं, ये दो इनकम है, ये इनकम नहीं। अच्छा, तुमने ऐसा क्यों बोला, ये इनकम है, क्या लगा तुमको? और मतलब ये कह रहे डू समथिंग फॉर अर्न। इनकम क्या होती है? हमने कमाने के लिए कुछ किया, मीन देयर शुड बी सम एफर्ट्स फॉर अर्न द सेम। इसे कहते हैं इनकम, मतलब डू समथिंग फॉर अर्न, डू समथिंग फॉर अर्न, कुछ किया है हमने। डू समथिंग फॉर अर्न मीन्स देयर शुड बी सम एफर्ट्स फॉर अर्न द सेम, देयर शुड बी सम एफर्ट्स फॉर अर्न द सेम। हमने कमाने के लिए कुछ किया है, फॉर अर्न द सेम, कमाने के लिए, अर्न फॉर, मतलब हमने कमाने के लिए कुछ किया है। डू समथिंग फॉर अर्न मीन्स देयर शुड बी सम एफर्ट्स। बताओ, मैं पढ़ा रहा हूं, कितने एफर्ट्स कर रहा हूं, बोलो, है ना? कितने एफर्ट्स है नहीं, मुझे बताओ। ठीक है, यहां मेरे एफर्ट्स है नहीं है, बताओ, बोलो है नहीं है। और संपत्तियां खरीदना, बेचना, इन्वेस्टमेंट करना, दिमाग का एफर्ट, मतलब थोड़ी कि पत्थर तोड़ने बैठ गए। फिजिकल वर्क, मेंटली वर्क, ये भी तो क्या एफर्ट्स है, ये थोड़ी कि बैठ के भाई कुछ है ना लेबर काम करो बैठ के। दिमाग भी तो एक एफर्ट्स ही चलाना, बोलो ये क्या है? इन सब में क्या है बच्चों? एफर्ट्स है नहीं, जल्दी से बताओ। तो बताओ ये सब क्या है, बोलो इनकम है नहीं है। और यहाँ क्या? फ्री, नो एफर्ट्स। और वो दिवाली पे पैसे लेके लिए ढोक देने पड़े, वो तो एफर्ट्स के, झुकना पड़ा, अरे ये तो खड़े होंगे यार, ऐसा थोड़ी है, इतना भी नहीं करोगे, थोड़ा बहुत तो करोगे ना। तो बताओ ये इनकम है, बट ये इनकम नहीं। बात समझ में आ गई? तो इनकम किसे कहते हैं बताओ? बताओ, चोर चोरी करता है, इनकम है नहीं है। कोई आदमी स्मगलिंग करता है, स्मगलिंग करता है, वो इनकम नहीं है। क्यों? बात लीगल और इलीगल की नहीं है, कोई आदमी स्मगलिंग कर रहा है, वो इनकम है नहीं, मुझे बताओ। एफर्ट तुमसे ज्यादा कर रहा है, पूरा दिमाग लगा रहा है बच्चों। इनकम लीगल हो या, वो पुलिस वालों का काम है क्या, उसको ढाके कहाँ भेजो, जेल में। बट इनकम टैक्स वाले बोलते हैं पहले जेल बाद देना, पहले टैक्स तो दे जा, एफर्ट्स करके गया तो। बोलो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तो इनकम लीगल हो या क्या है बच्चों? एफर्ट्स है और इनकम है। बट ये इनकम नहीं है, कौन सी? क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं की। सहमत हो, नहीं सहमत हो? अब तुमने मुझे बातों ही बातों में इतनी अच्छी टैक्स प्लानिंग बता दी, आज से तुम्हारी फीस माफ। ये बैच मैं अनाउंस कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कोई चीज़ आई नहीं। आपने बोला कि सर ये इनकम नहीं है, ये इनकम नहीं है, क्योंकि इसमें एफर्ट्स नहीं है, इसलिए मैं खुश हो गया। और मैंने कहा कि चलो तुमने मुझे दिमाग में इतनी बढ़िया टैक्स प्लानिंग बता दी, आज से ये बैच बिल्कुल फ्री। ठीक है, घर वालों को बोल देना मजे हो गए हमारे। तो एक छोटी सी राय दे के आए सर को, सर खुश होकर फ्री कर दिया। तो कितने चेहरे पे हंसी आ गई। तो क्या राय देंगे बच्चों? अब मेरे दिमाग में क्या आ गया, यार मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पे लग रहा है टैक्स, क्योंकि एफर्ट्स है। और मैं बोल दूं कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, फिर बच्चों को बोलूंगा फ्री में पढ़ाऊंगा, और बच्चों तुमको मैं पार्टी भी दूंगा। क्या दूंगा बच्चों? पार्टी भी दूंगा, बढ़िया शानदार पार्टी दूंगा। मेरे घर आना, और केक भी काटूंगा, खाना भी खिलाऊंगा, लेकिन गिफ्ट कम से कम 20-20 हजार रुपए का लेके आना। बोलो बोलो, गिफ्ट लेके आना कितने का? क्योंकि अगर मैं एफर्ट के नाम से पैसा लूंगा तो क्या लगेगा?
और अगर गिफ्ट के नाम से लूंगा तो तुमने ही तो बोला 2 मिनट पहले तो इनकम ही नहीं है। बोलो बच्चों, इसका मतलब तो बताओ, मेरे पास 200 बच्चे आ जाए, 20,000 रुपये ले लिए, मजे हो गए विदाउट टैक्स, बोलो, और तुम्हारी फीस भी माफ कर दे, क्या फर्क पड़ता है? बोलो बच्चों, ऐसे तो सभी ये करेंगे। डॉक्टर भी बोल देगा हमारे यहाँ फ्री में इलाज होता है बट गिफ्ट लिया जाता है, बोलो। वकील बोलता है कि मैं फ्री में केस लड़ता हूँ बट गिफ्ट लिया जाता है, बोलो। सब यही कर देंगे फिर तो। और गिफ्ट दे कौन रहा है? अनजान लोग। कौन दे रहा है बच्चों? अनजान। तुम कौन हो मेरे रिश्तेदार या अनजान? और गिफ्ट कौन दे रहा है? अनजान आदमी। अनजान आदमी किसी को 20-25-25,000 का गिफ्ट दे रहा है। इनकम टैक्स वालों का दिमाग नहीं खराब होगा? साला हमको तो कोई गिफ्ट नहीं देता। बोलो तुमको ही क्यों? या कुछ तो गड़बड़ है, बोलो। कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, या ऐसे ही बोलो। लेकिन लॉ तो ये बोलता है इनकम वही होती है जो क्या हो। लोगों ने 2005 तक तगड़ी टैक्स प्लानिंग की, क्या? क्योंकि 1998 तक क्या बोला मैंने, अगर आप किसी को गिफ्ट देते थे तो गिफ्ट टैक्स लगता था। क्या लगता था बच्चों? गिफ्ट टैक्स। बट 1998 को वो टैक्स हट गया। अब हट गया तो गिफ्ट टैक्स लगेगा नहीं। और इनकम टैक्स क्या बोलता है? इनकम वो होती है जिसमें एफर्ट्स हो और नो एफर्ट्स। तो बताइए टैक्स फ्री क्या हो गया बच्चों? टैक्स फ्री। मजे हो गए। लोग सोचते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता होगा कि यार ऐसा कोई कर ले। तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? ऐसा तो लोगों ने धीरे धीरे टैक्स ही चोरी करना चालू की। जैसे मान लो 10 लाख कमाता था, सपोज करो मिस्टर ए 10 लाख रुपए कमाता था, उसने धीरे धीरे क्या की? टैक्स की चोरी करना। तो लगा नहीं ऐसा नहीं होता। उसने क्या किया? मान लो सेल तो दिखाई 9 लाख और 1 लाख रुपए गिफ्ट दिखाए। कितने गिफ्ट? और अपना आईटीआर भरा। 99 की बात बता रहा हूं मैं। आईटीआर भरा। इनकम टैक्स ऑफिसर ने देखा कि 9 लाख इज द फीस एंड 1 लाख इज गिफ्ट एंड गिफ्ट इज नॉट इनकम, पे टैक्स ओनली 9 लाख। वो खुश हो गया। मन में तो जानता था कि बेईमानी की है, लेकिन खुश हो गया। क्या यार, अगर मैं गिफ्ट के नाम से पैसा ले रहा हूं टैक्स नहीं लग रहा है तो। लेकिन डर था, बोला हो सकता है बाई चांस इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसको ढंग से नहीं देखा होगा। बोलो मन में डर तो होता ही है ना बच्चों। अगले साल फिर आईटीआर भरा। अब के थोड़ा सा चोरी और ज्यादा करो। 8 लाख क्या? 8 लाख क्या इनकम और 2 लाख गिफ्ट। फिर इनकम टैक्स ऑफिसर ने देखा 8 लाख इज इनकम, गिफ्ट इज नॉट इनकम, गो एंड पे टैक्स ओनली रुपीज 8 लाख। और मैंने कहा ये तो जोरदार चीज है। मतलब नाम चेंज करने में क्या हो रहा है? टैक्स बच रहा है। तीसरे साल फिर आईटीआर भरा। 5 लाख गिफ्ट, 5 लाख फीस। और बताओ आईटीआर भरा, इनकम टैक्स वाला क्या बोलता है? ओके, पे टैक्स ओनली रुपीज 5 लाख, क्योंकि गिफ्ट इज नॉट इनकम। क्योंकि इसने कहा अभी थोड़ी देर पहले। मेरा अब कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर। नहीं तो जोरदार चीज है यार। मतलब नाम चेंज कर दो और कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा चौथे साल काई की फीस सारी गिफ्ट। बोलो 10 लाख क्या गिफ्ट, नो फीस। बोलो। और बताओ उस केस में इनकम टैक्स वाले ने कहा दिस इज नॉट इनकम, जाओ मजे करो। मैंने कहा ये तो जोरदार चीज है। फिर मैंने मेरे दोस्त को बताया, डॉक्टर को बताया, वकील को, सबको बता दिया मैंने। और ऐसे करते करते सबने सबने बोर्ड लगा लिया हमारे यहाँ फ्री में पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ फ्री में पढ़ाया जाता है। बाद में क्या लेते हैं? गिफ्ट लेते हैं। 2005 में एक आदमी ने 1,000 करोड़ का क्या कर दिया? घोटाला। एक आदमी ने 1,000 करोड़ का क्या कर दिया? घोटाला। ठीक है, अब बताओ उसने घोटाला कर दिया और इनकम टैक्स वालों ने उसके यहाँ छापा मारा। तो इनकम टैक्स वालों ने पूछा कि बताए तेरे पास ये पैसा कहां से आया? उसने क्या किया? एक सीडी भेज दी। सीडी क्या भेज दी? सीडी। बोला ये क्या है? बोला देखिए क्या है। तो सीडी में क्या हुआ? वो स्टेज पे थे, नहीं पब्लिक बहुत सारी थी, 10-15 लाख पब्लिक थी, और वो स्टेज पे केक काट रहे थे और लोग मटकी में आके पैसा डाल रहे थे। कितना पैसा? बोला ये है ना, ये लोग आए थे मेरी बर्थडे पे और मुझे 1,000 करोड़ दे गए। इनकम टैक्स वालों को पता था ये जरूर क्या है, बदमाशी कर रही है। क्या कर रही है? लेकिन कुछ कर नहीं पाए। बताओ क्यों? गिफ्ट इज नॉट इनकम। तो ऐसे लोग बड़े बड़े घोटाले करने लग गए तो लॉ मेकर्स का दिमाग क्या हो गया? खराब। और जब जब लॉ मेकर्स का दिमाग क्या होता है? खराब होता है। तो लॉ में क्या आता है? अमेंडमेंट। तो 2005 में क्या आया बच्चों? 2005 में पहली बार क्या आया? अमेंडमेंट आया। और क्या बोला? अगर किसी पर्सन को नॉन रिलेटिव से, क्या बोला मैंने? अगर क्या मिले? गिफ्ट मिले कैश में, क्या मिले? 25,000 से ज्यादा, तो उसकी इनकम मानी जाए। बताइए पहली बार
गिफ्ट पर जोरदार चोट मारी गई और क्या अमेंडमेंट आया बताओ? अगर किसी पर्सन को किससे, नॉन रिलेटिव से क्या गिफ्ट मिले, कितना, 25,000 से कैश में गिफ्ट मिले, बताओ उसकी क्या मानी जाएगी? इनकम। और ये अमेंडमेंट लाके बताओ वो कहां पहुंच गए? जिसने 1,000 करोड़ का क्या किया था, घोटाला, उसके यहां पहुंच गए। और लॉ में अमेंडमेंट क्या आया था? ऐसे आया था अमेंडमेंट, एग्जैक्ट लैंग्वेज, किसी भी इंडिविजुअल और एचओ को क्या आया बच्चों, किसी भी अगर नॉन रिलेटिव से क्या मिले, गिफ्ट मिले कैश में 25,000 से एक आदमी से, तो वो क्या मानी जाएगी? इनकम। भले ही एफर्ट्स ना हो, डेफिनेशन में लिख दिया, डेफिनेशन में ये अमेंडमेंट लाके उसके यहां गए और बच्चे उसने फिर घोटाला कर दिया, कितने का? 500 करोड़ का। अब उसने क्या किया, एक अकाउंटेंट रखा और बोला क्या, खबरदार तूने अगर क्या किया, किसी से भी गिफ्ट दिखाया 25,000 से ज्यादा, तो लिख, रामू से मिला 24,000, श्याम से मिला 20,000, सी से मिला 24,999, डी से मिला 23,999, लेकिन अगर तूने 25 से ज्यादा लिख दिया ना, तो देखो सैलरी नहीं मिलेगी। अब गिफ्ट इनकम है ही नहीं। देखो गिफ्ट में एफर्ट्स दिए, जाके डेफिनेशन देखो, और डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक आदमी से कितना ले सकते हो, हमने 25 लिया है, नॉट इनकम। बताओ टैक्स लगा नहीं लगा? नहीं लगा, क्योंकि लॉ में लिखा है भाई इनकम वो होती है तो एफर्ट्स कमाए हो, या डेफिनेशन में हो, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, 25 एक आदमी से। बताओ इनकम टैक्स वाले उसका कुछ बिगाड़ पाए? नहीं बिगाड़ पाए, नहीं बिगाड़, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। किसका? उस आदमी का। अब बताओ दिमाग क्या हो गया, खराब। अब दिमाग खराब हुआ तो इनकम टैक्स वाले फिर क्या लेके आए, अमेंडमेंट। और अब अमेंडमेंट क्या लेके आए, किसी भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को, क्या बोला मैंने, अगर नॉन रिलेटिव से कुल मिलाकर 50,000 मिले, कुल मिला, कुल मतलब साल में एग्रीगेट, तो इनकम मानी जाएगी। मतलब अब आप कितनी बदमाशी कर सकते हो? तो लैंग्वेज क्या बन गई, किसी भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को क्या, नॉन क्या क्या 50,000 से ज्यादा का क्या मिले, कैश गिफ्ट, तो उसकी क्या मानी जाएगी? इनकम। तो लोग बड़े होशियार थे, तो बताइए वो अमेंडमेंट लाके इनकम टैक्स वाले उस आदमी के पास पहुंच गए जिसने 500 करोड़ का क्या किया था, घोटाला। और 500 करोड़ का घोटाला किया तो पता चला उस आदमी ने फिर 200 करोड़ का घोटाला कर दिया। कितने का? 200 करोड़ का घोटाला। अब क्या कर दिया, वो आदमी बड़ा होशियार था, उसको पता है तुम पढ़ो या मत पढ़ो, वो तो वो पढ़ रहा है कि गिफ्ट कब बनती है, इनकम कब होती है, तो एफर्ट से कमाए हो या डेफिनेशन में लिखा हो। उसने लोगों को कह दिया मुझे गिफ्ट कैश में चाहिए ही नहीं, सोना दे दो, बंगला दे दो, 2 करोड़ का डायमंड दे दो, लेकिन खबरदार अगर कैश दिया तो। क्या दिया बच्चों? कैश दिया, क्योंकि लॉ में क्या लिखा हुआ था, कैश। कैश पे तो हम हाथ भी लगाते, भगवान की कसम। बोलो बच्चों, बताओ इनकम टैक्स वाले कुछ भी नहीं कर, क्यों नहीं कर पाए? कैश लॉ देखो ना, लॉ में क्या लिखा हुआ है, किसी भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को पूरे साल में 50,000 से ज्यादा का कैश गिफ्ट मिले तो इनकम बन जाएगी। हमने कैश दिया कहां, कर गए वॉयलेशन। भाई इनकम को पहचाने या तो एफर्ट्स हो, भाई एफर्ट तो थे ही नहीं, या डेफिनेशन हो, और लॉ में वर्ड बाई वर्ड चला जाता है, वर्ड बाई वर्ड, इधर का उधर हो गया तो इनकम नहीं होगी। फिर बताओ घोटाला किया नहीं किया, फिर बच गया। इनकम टैक्स वालों का चौथी बार दिमाग क्या हो गया, खराब। और जब जब इनकम टैक्स वालों का दिमाग क्या होता है, खराब, तो 2010 में फिर अमेंडमेंट आया। क्या आया फिर? अब अमेंडमेंट क्या आया, किसी भी पर्सन को नॉन रिलेटिव से कैश मिले या काइंड मिले 50,000 से ज्यादा, क्या मानी जाएगी? क्या अमेंडमेंट आया, फाइनल अमेंडमेंट क्या आया, किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को क्या, नॉन रिलेटिव से क्या कैश मिले, काइंड मिले, कितना, तो उसकी क्या मानी जाएगी? इनकम। और इनकम टैक्स वाले वापस उसी आदमी के पास पहुंच गए, किसके पास, जिसने घोटाला किया। बच्चों मानोगे नहीं, उसने फिर 500 करोड़ का घोटाला कर दिया, फिर 500 करोड़ घोटाला कर दिया। अरे तुम तो जहां तुम सोचते हो कि दुनिया खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं, बच्चों नहीं, हर दिन आविष्कार होते नहीं होते। तुम तो बस यूं देख के आए हो कोई कुछ भी नहीं है, कोई सुराग नहीं है, बट जो लोग खुरापाती होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सुराग निकाल के लाते हैं। अब बताओ उन्होंने क्या किया, लॉ में क्या लिखा होता, किसी भी इंडिविजुअल एचओ को क्या मिले,
कैश मिले या काइंड मिले, नॉन रिलेटिव से कितना, तो इनकम आनी जाएगी। बच्चों उस आदमी ने कंपनी खोल ली, क्या खोल ली, और कंपनी के नाम से गिफ्ट ले लिया। बोलो लो में क्या लिखा हुआ है, कंपनी ने लिया है, फर्म ने लिया है, क्या प्रॉब्लम है बोलो। इनकम टैक्स वालों का दिमाग फेल कर। तो 5वीं बार आदमी चोरी से क्या हो गया, बच गया। और अब अमेंडमेंट लेके बता क्या लेके आए, किसी को किसी से कुछ भी मिले, समझ क्या बोला। अच्छा ऐसा अमेंडमेंट तो नहीं ला सकते थे ना, ऐसा अमेंडमेंट नहीं लाया, लेकिन अब अमेंडमेंट क्या आया कि किसी भी पर्सन को क्या, किसी भी पर्सन को क्या, किसी से भी क्या, नॉन रिलेटिव से, किसी से नहीं, नॉन रिलेटिव, किसी भी पर्सन को क्या, नॉन रिलेटिव से क्या, 50,000 से ज्यादा कैश मिले या काइंड, उसकी क्या मानी जाएगी इनकम, चाहे कंपनी को मिले किसी को मिले। और अब वो खुश हो गए क्या, अब ऐसा अमेंडमेंट आया, कोई स्कोप नहीं है। हाँ रिलेटिव से तो है, रिलेटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेटिव आपकी कभी मदद भी नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना। आप मांग के देखना, कभी कभी नहीं करेंगे मदद, बाहर वाला ही करेगा, रिश्तेदार कभी मदद नहीं करेगी, आपकी गलत फहमी है। रिश्तेदार तो नुकसान ही लगाता है। मेरे पास कोई फोन आता है, कभी तुम थोड़ी बोलोगे डिस्काउंट दे दो, रिश्तेदार का फोन आएगा डिस्काउंट वो तो, मैं तो फोन नहीं उठाता रिश्तेदारों का, तो समझ गए, क्योंकि रिश्तेदार हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए फोन करता है आपको, समझ क्या बोल रहे हैं आपको। तो अब बताइए ये अमेंडमेंट लाके वापस उस आदमी के पास पहुंच गया। अब मानोगे नहीं, वो आदमी फिर बच गया। अब सोचो, ये बाद में आपको 2 महीने बाद एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, कौन सा, गिफ्ट, और उसमें बताया जाएगा उस आदमी ने अब क्या किया। अब तो बचा ही नहीं था बच्चों, क्या किया। मूवी, एक सीरियल आता है ना बच्चों, गुम है किसी के प्यार में, है ना, वो वो छोड़ देता है सस्पेंस, फिर आपको बेचैनी होने लग जाती है, क्या अब कल क्या होगा, उसके लिए वेट करते हैं। तो आपके मन में एक बेचैनी क्रिएट कर देंगे हम, क्या कि अब 2 महीने बाद क्या होगा, उसने ऐसा क्या कर दिया, बताओ तो भी बच गए। तो बच्चों आपको 2 महीने बाद वो बताया जाएगा क्या कि ऐसा उसने क्या किया, तो भी बच गया। लेकिन बच्चों इनकम टैक्स ऑफिसर भी काफी दिमाग वाले होते हैं, ठीक है। लोग देखो कई बार क्या होता है, कोई चीज स्किप हो जाती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लोग पकड़ लेते हैं, बहुत दिमाग, आजकल तो इतने होशियार है ये लोग, इन्होंने ऐसे ऐसे सिस्टम बना दिए, आप कितनी भी चोरी कर लो, इनको एडवांस में ही पता है क्या आप कितना कमाते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर दी है। तो ये इनका काम ही दिन भर यही है कि लोगों को क्या करना, इस तरह से जो टैक्स अवॉइडेंस करते हैं उससे रोकना, उससे क्या करना बच्चों, रोकना। तो अब क्या किया, क्या नहीं किया, हालांकि मैं आपको बता दूं उसके बाद एक केस और है, फिर आप बच्चे को अब तो क्या हो जाएगा, उसके बाद एक केस और है। ऐसा तो, ऐसा है ही नहीं कि रुक जाए, लोग भी बहुत होशियार होते हैं, डिपार्टमेंट उससे भी ज्यादा होशियार होता है। चोर पुलिस का केस चलता रहता है, वो पकड़ते हैं फिर छोड़ते, फिर वापस छूटता है, फिर पकड़ता है, ये चलता है। जब भी तो हर साल 70-70-80-80 के आते हैं अमेंडमेंट आते हैं, लोग लाइन में पढ़ पढ़ कर सुराग निकाल लेते हैं। सारा खेल ही किसका है, लॉ की लैंग्वेज का ही तो है। आज बताओ मुकेश अंबानी इतने तुम लोगों को 20-20 25-25 लाख का पैकेज दे देता है, क्यों देता है, सोचो मेरी बात। अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्री का पता है पैकेज प्रॉफिट कितना है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट है साल का, मान लो 10,000 करोड़, टीसीएस का प्रॉफिट 45,000 करोड़, मान लो सपोज करो साल का प्रॉफिट है कितना, 45,000 करोड़ साल का प्रॉफिट है। टैक्स रेट क्या है, हाईएस्ट रेट क्या है इंडिया में, सपोज करो 35% टैक्स लग रहा है, ठीक है ना, 45,000 का 35%, 45,000 करोड़ का 35%, करीब मान लो 15,000 करोड़, कितना बच्चों, 15,000 करोड़ सरकार को टैक्स जा रहा है। मुकेश अंबानी अगर 100 सीए रख दे, कितने, कितना देगा एक सीए को, कितना देगा, 20 लाख साल का, तो इंटू 20 लाख साल का, बताओ कितना हुआ, 20 करोड़, कितना हुआ, 20 करोड़ दे दे। अगर तुम्हारे वो, तुम उसके 1,000 करोड़ भी क्या कर दो, टैक्स के बचा दो, तो भी मुकेश अंबानी 980 करोड़ रुपए कमा गया ना बच्चों। इतनी बड़ी फौज हो गई उसके पास, की होगी, बोलो। तो 100 के बस की बात नहीं है, 100 सी और रखो, तो 100 मतलब 40 करोड़, 200 सीए एक साथ, 200 सीए एक साथ बैठे हुए हैं, 200 लोग एक ही चीज में दिमाग लगा रहे हैं, चोरी कैसे करे, क्या बोले मुझे, चोरी मतलब टैक्स अवॉइडेंस कैसे करे। क्या फर्क पड़ेगा अगर दे दिया तो, मुझे बताओ। अगर मान लो 15,000 करोड़ का 10% भी टैक्स बचा दिया तो 1,500 करोड़ होता है, तुमको दे क्या रहे हैं 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़,
क्या हो गया बच्चों, फिर भी नेट में तो फायदे में रहे ना वो लोग। अब बच्चा ये क्या सोचता है, सर मेरे दिमाग में तो प्लानिंग हुई नहीं, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, दुनिया का सबसे कमजोर बच्चा हूँ। अरे तू अभी टैक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो पहले दिन से चोरी करना सीख जाएंगे यहाँ पे बैठ के। चोरी करने का उपाय बताओ, बोलो। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे चोरी कितने प्रकार की होती है बताओ, ऐसा आएगा। अरे चोरी वैसे थोड़ी चोरी की तिजारी तोड़ के लानी है, ये चोरी क्या है, लॉ की लैंग्वेज से क्या है, खेलना है। और खेलते हुए क्या, एक होता है इवेजन, इवेजन मत करना। एक होता है प्लानिंग, प्लानिंग वो होती है जहां लॉ में आपको अधिकार दिया है, आप करो, इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको बेनिफिट देंगे। एक होता है इवेजन, इवेजन कभी मत करना, सेल कम दिखाना, खर्चे ज्यादा दिखाना, फर्जीवाड़ा नहीं। एक होता है अवॉइडेंस, तो आपको पैसे किसके मिलते हैं, अवॉइडेंस। क्या होता है अवॉइडेंस, लॉ में लूप होल, क्या बोला मैंने, लॉ की लैंग्वेज में कोई कमी थी, जबकि लॉ मेकर्स का ऐसा देने का कोई इंटेंशन, और आपने उस कमी को करते हुए अपना टैक्स बचा लिया, उसको क्या बोलते हैं, टैक्स अवॉइड। बताइए तुमको पैसे किस बात के मिलते हैं, इवेजन के, अवॉइडेंस के, अवॉइड। अवॉइडेंस में हमेशा आप जीतोगे बच्चों, क्या हमेशा आप जीतोगे, जब तक कि इसके लिए लॉ ना आ जाए। आज गिफ्ट वाले केस में बार बार क्या हो रहा था, अवॉइडेंस ही तो हो रहा था। कोई आप चोरी थोड़ी कर रहे थे, आप तो सिंपल लॉ में कहां लिखा हुआ था, लॉ में लिखा हुआ है कि हमने नहीं लिया, लॉ में कहां लिखा हुआ है काइंड में प्रॉब्लम, बोलो हमने काइंड में लिया, आप लिख दो हम नहीं लेंगे। समझ क्या बोल रहा हूँ, तो बस यही प्रोफेशनल लोग करते हैं, जो प्रैक्टिस वाले होते हैं ना, इनका दिमाग चलता है बच्चों, ये दिन रात आदी हो जाते हैं, उस लैंग्वेज को 4 बार पढ़ते हैं, 4-5 बार पढ़ते हैं, कैसे टैक्स बचाया जाए, कैसे टैक्स बचाया जाए, तब जाके वो काम। आगे बात समझ बच्चों, तो क्या इनकम समझ में आई, क्या होती है इनकम, या तो एफर्ट हो या डेफिनेशन में हो, या तो क्या हो। अब बताओ ये इनकम क्यों है, ये तो इनकम इसलिए क्योंकि, तो बताओ इसमें ये तो डेफिनेशन के कारण इनकम हो गई ना, बोलो, और ये इनकम नहीं है क्योंकि एफर्ट्स भी नहीं है, डेफिनेशन में भी। तो क्या इनकम समझ में आ गई बच्चों, अब बोलो पर्सन प्रीवियस ईयर में क्या कमाता है, तो टैक्स लगेगा। अब केवल एक वर्ड समझाना है क्या, और आपको पता है सेक्शन 5 से 80 टोटल इनकम निकालना सिखाता है, क्या बोला मैंने, 5 से। तुम जो सोच रहे हो नहीं कि सर सारी इनकम का कैलकुलेटर पर टोटल लगा लो टोटल इनकम हो गई, ऐसा थोड़ी होगा। टोटल इनकम एक टेक्निकल वर्ड है, और सेक्शन 5 से 80 आपको क्या निकालना सिखाता है, टोटल इनकम, और 81 से 90 टैक्स निकालना, दिस इज द क्या, इनकम। तो कल आपको टोटल इनकम कैसे निकालते हैं वो सिखाया जाएगा, ठीक है बच्चों।